दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोग देख रहे थे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2011 के प्रश्न पत्र को, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने लगभग 50 यानी कि 50 क्वेश्चन तक ऑलरेडी कवर कर लिया है दोस्तों, जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो इस वीडियो में हम देखेंगे वह 50 नंबर प्रश्न से आगे के प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। सारे प्रश्न हमारे पूर्व वर्षों के जो हैं वह आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्नों को जो हम लोग हल करते चल रहे हैं उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों हमारे चैनल पर 2012 से 2023 तक के प्रश्न पत्र ऑलरेडी अपलोडेड किए जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम 2011 के प्रश्न पत्र को देखेंगे, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 50 क्वेश्चन तक कवर कर लिया है और अब हम देखेंगे 50 क्वेश्चन से आगे के प्रश्नों को। ठीक है, 50वें नंबर प्रश्न को एक बार और देखेंगे, फिर आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्न देखते चलिए 50 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, तो याद रखें दोस्तों व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, तो याद रखिए व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से देखें, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, तो याद रखें व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। कई बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए यहां देखें नोट क्या कह रहा है। कह रहा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव क्या होता है दोस्तों, आभासी और सीधा होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव क्या होता है दोस्तों, आभासी और सीधा होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा। बढ़ेंगे दोस्तों 51 नंबर प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखें। यहाँ कह रहा दोस्तों कि वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि यह, तो याद रखें दोस्तों क्या है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि यह दोस्तों वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। इस पॉइंट को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अब 52 नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों, तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे क्या कह रहे हैं हमारे आगे के प्रश्न। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखें। 52 नंबर प्रश्न यानी कि 52 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे। ध्यानपूर्वक आप लोग देखें क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो याद रखें दोस्तों इसका सही आंसर बिल्कुल है, वह है हमारा विटामिन ए। ठीक है, क्या है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो याद रखें दोस्तों विटामिन ए, जिसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों रेटिनॉल। ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों रेटिनॉल। इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो याद रखिए दोस्तों प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम का निर्माण हमारे शरीर में होता है, लेकिन विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। विटामिन ए की कमी से दोस्तों होने वाला रोग है रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा और इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों रेटिनॉल। इस पॉइंट को भी याद रखिए। ठीक है, यहाँ देखें नोट कह रहा है दोस्तों विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं, जबकि विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए 53 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे यानी कि 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है, तो याद रखें दोस्तों प्रोटोकॉल भी हो जाएगा, लॉगिन भी हो जाएगा और आर्ची भी हो जाएगा। ठीक है, उपर्युक्त सभी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, फिर देखें कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है, तो याद रखें दोस्तों प्रोटोकॉल भी हो जाएगा दोस्तों, लॉगिन भी हो जाएगा, आर्ची भी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर इसका मार्क करेंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि प्रोटोकॉल, आर्ची और लॉगिन ये तीनों ही शब्द दोस्तों हमारे सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में यूज होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए 54 नंबर प्रश्न को देखें क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक। यहाँ कह रहा है दोस्तों WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं, क्या है, WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं, तो याद रखिए दोस्तों सही आंसर हम क्या मार्क करेंगे,
वह है दोस्तों सही आंसर। इसका मार्क करेंगे टिम बर्नर्स ली। ठीक है, इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर्स ली द्वारा 1989 में यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, में काम करते वक्त बनाया गया था और 1992 में जारी किया गया था। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब WWW को टिम बर्नर्स ली द्वारा 1989 में यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, में काम करते वक्त बनाया गया और 1992 में जारी किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिए। चलिए 55 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। कथन हमारा कह रहा है यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। बिल्कुल सही है। फिर कारण कह रहा है दोस्तों कि उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। यह भी पॉइंट हमारा सही है, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों। ए तथा आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या है। फिर देखें, कथन कह रहा है दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। क्या है? यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी और कारण कह रहा है कि उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए दोस्तों। तो कथन और कारण दोनों सही है। और क्या दोस्तों हमारा कारण कथन की सही व्याख्या करती है? ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए 56 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पूर्व वर्षों के प्रश्न क्या होते हैं दोस्तों, आगामी परीक्षाओं में हूबहू रिपीट कर जाते हैं। ठीक है, इसलिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम लोग हल करते चल रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलें। ठीक है, चलिए कह रहा दोस्तों एंसोमिया की बात कर रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों क्या यहाँ पे कि एंसोमिया कहते हैं। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि एंसोमिया कहते हैं। तो ध्यान रखें एंसोमिया किसे हम कहते हैं दोस्तों। यहाँ देखें क्या कह रहा है। चलिए, कह रहा दोस्तों एंसोमिया कहते हैं। तो एंसोमिया दोस्तों हम कहते हैं, यहाँ देखें, घ्राण संवेदना की कमी को। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। पूछा गया पूर्व वर्षों में भी यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, क्या है? एंसोमिया कहते हैं दोस्तों घ्राण संवेदना की कमी को। कह रहा है जब आप अपनी नाक द्वारा कुछ भी सूंघ पाने में असमर्थ होते हैं तो यह सूंघने की शक्ति में कमी ही चिकित्सकीय भाषा में एंसोमिया कहलाती है। घ्राण का अर्थ सूंघने की शक्ति होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखें, कह रहा दोस्तों कि एंसोमिया कहते हैं। तो याद रखें दोस्तों घ्राण संवेदना की कमी को। अब घ्राण संवेदना किसे कहते हैं? यहाँ देखें, जब आप अपनी नाक द्वारा कुछ भी सूंघ पाने में असमर्थ होते हैं तो यह सूंघने की शक्ति में कमी ही चिकित्सकीय भाषा में क्या एंसोमिया कहलाती है। और घ्राण का अर्थ दोस्तों सूंघने की शक्ति होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। कह रहा है कि आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो याद रखें दोस्तों फिल्म। ठीक है, क्या है? आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो याद रखें ऑप्शन ए फिल्म हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन ए फिल्म हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए एड्स की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, यानी कि दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम की यहाँ पे बात कर रहा है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि एड्स होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों क्या है? एड्स दोस्तों होता है एक वायरस से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? एड्स होता है एक वायरस से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर से देखें, एड्स होता है तो याद रखिए दोस्तों वायरस से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है दोस्तों यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि एड्स के लक्षणों की जांच विशेष रक्त जांच के आधार पर की जा सकती है और एचआईवी की पुष्टि हेतु दोस्तों एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, एचआईवी की पुष्टि हेतु दोस्तों एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, कह रहा है वर्ष 1992 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, वर्ष 1992 में भारत सरकार ने दोस्तों क्या है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की थी और एचआईवी की पुष्टि हेतु एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूर्व वर्षों के प्रश्नों में दोस्तों परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा दोस्तों मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटबच्ची मछली है। क्या है? मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटबच्ची मछली है। तो याद रखिए दोस्तों सही आंसर हम मार्क करेंगे, वह है ऑप्शन सी गैम्बूजिया। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि कह रहा दोस्तों कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटबच्ची मछली है। तो याद रखें दोस्तों गैम्बूजिया इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटबच्ची मछली है तो ऑप्शन सी गैम्बूजिया इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए 60वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ध्यानपूर्वक देखते रहें क्या कह रहा है हमारा 60वां नंबर प्रश्न। यहाँ ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए
चलिए दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 60वां नंबर प्रश्न हमारा ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों यहाँ देखें, ठीक है, चलिए देखें, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो याद रखें दोस्तों, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखें। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यानपूर्वक याद रखें। यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो याद रखें, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। जबकि दोस्तों रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना, कई हार्मोनों का श्रवण करना, ये सभी दोस्तों हमारे मानव गुर्दे के कार्य हैं। तो तीनों पॉइंट याद रखिएगा जो सही दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखें, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों, रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण बिल्कुल सही है, यूरिया को छानकर बाहर करना बिल्कुल सही है, कई हार्मोनों का श्रवण करना यह भी हमारा सही है। लेकिन कह रहा है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, तो यह दोस्तों हमारा क्या है, मानव गुर्दे का कार्य नहीं है। ठीक है, कह रहा है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण मधुसूदनी इंसुलिन द्वारा किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण मधुसूदनी यानी कि इंसुलिन द्वारा किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 61 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि किस शारीरिक प्रक्रम से थ्राम्बिन का संबंध है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्राम्बिन का संबंध है। तो याद रखें दोस्तों, ऑप्शन बी रक्त जमाव यानी कि दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, कह रहा है कि किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे, रक्त जमाव यानी कि दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है। तो ऑप्शन बी रक्त जमाव यानी कि ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, 62 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों कि इंडेन गैस एक मिश्रण है। क्या है दोस्तों, कह रहा है इंडेन गैस एक मिश्रण है। तो याद रखें दोस्तों, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। ठीक है, कई बार पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखें दोस्तों क्या है कि इंडेन गैस एक मिश्रण है। तो याद रखें दोस्तों, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। ठीक है, क्या है, इंडेन गैस एक मिश्रण है। तो याद रखें दोस्तों, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 63 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा, कह रहा दोस्तों बीएमडी। ठीक है, बीएमडी की बात कर रहा है। तो जिसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, बोन मिनरल, क्या है, बोन मिनरल डेंसिटी हम लोग कहते हैं दोस्तों बीएमडी को। क्या है, बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है, कह रहा है बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। तो याद रखें दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस की। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। तो ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बार और देखें, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। तो याद रखें दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस की। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 64 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि एमिनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या है दोस्तों, तो वह है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, भ्रूण के लिंग को। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखें क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, कि एमिनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है दोस्तों, याद रखें, भ्रूण के लिंग को। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, एमिनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है दोस्तों भ्रूण के लिंग को। एमिनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है दोस्तों भ्रूण के लिंग को। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 65 नंबर प्रश्न को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक आप लोग देखते चले। पूर्व वर्षों के प्रश्न आगामी परीक्षाओं में हूबहू रिपीट कर जाते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखें। कह रहा दोस्तों कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखें दोस्तों, ग्रेफाइट को। ठीक है, यहाँ देखें, कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखें दोस्तों, ग्रेफाइट को। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखें दोस्तों, ग्रेफाइट को। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा दोस्तों ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। क्या है, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो याद रखें दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ देखें, कह रहा दोस्तों यहाँ पे कि ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो याद रखें दोस्तों, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कृष्ण वीवर का भी सिद्धांत कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो याद रखिए दोस्तों, एस चंद्रशेखर ने, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, क्या है, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखें 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा उत्तल यानी कि दोस्तों क्या, वह है दोस्तों हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा
कि वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है, तो ऑप्शन बी उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स मिरर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 68वें नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है दोस्तों, तो याद रखिए जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को क्या कर देता है, कम कर देता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, तो याद रखें जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, तो याद रखिए दोस्तों जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर। पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में भी यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इस पॉइंट को आप याद रखें कि प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, तो याद रखें जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 69 नंबर प्रश्न की तरफ, यानी कि 69 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे क्या कह रहा है। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलें। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों 69 नंबर यानी कि 69 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे। कह रहा है दोस्तों विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। ठीक है, यानी कि फिलामेंट की बात कर रहा है, तो याद रखें दोस्तों विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किससे, टंगस्टन से। हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों। ठीक है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो याद रखिए दोस्तों टंगस्टन से। कई बार पूछा गया प्रश्न है। और अब हम बढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के प्रश्नों की तरफ। ठीक है, चलिए दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने दोस्तों संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है, तो याद रखें दोस्तों उत्तराखंड इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, जिसका गठन सन 2000 में किया गया था, यह भी पॉइंट याद रखें। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है, तो याद रखें दोस्तों उत्तराखंड इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि संस्कृत को द्वितीय राजभाषा बनाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा ने संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत पारित किया। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। आर्टिकल क्या है 345, इस पॉइंट को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 71 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखते चलें कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव करने की इजाजत मिलती है, तो याद रखें दोस्तों आर्टिकल 169, इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव करने की इजाजत मिलती है, तो याद रखिए आर्टिकल 169 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव करने की इजाजत मिलती है, तो याद रखिए आर्टिकल 169 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 72 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ऊपर का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसकी व्याख्या दोस्तों हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया है। ठीक है, और वर्तमान में हमारे कौन है, वह है दोस्तों हमारे वेंकट रमनी, दोस्तों हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, तो याद रखें दोस्तों भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसका प्रावधान हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, तो याद रखें दोस्तों भारत के महान्यायवादी को। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखें, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे हम 73 नंबर प्रश्न की तरफ। दोस्तों देखेंगे क्या कह रहा है हमारा 73 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, चलिए कह रहा दोस्तों कि नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में, तो याद रखें दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा 1989 के। ठीक है, फिर देखें कह रहा दोस्तों कि नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में, तो याद रखें दोस्तों 1989 के। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस आयु वर्ग के मताधिकार का प्रयोग पहली बार नवंबर 1989 में संपन्न दोस्तों 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में, तो याद रखिए 1989 के। ठीक है,
यहाँ देखें, भारतीय संविधान में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, इस आयु वर्ग के मताधिकार का प्रयोग पहली बार नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनावों में किया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 74 नंबर प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है, कह रहा दोस्तों, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो याद रखें, इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। क्या है, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, यह हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, कह रहा है भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, यानी कि लोकसभा तक सीमित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो ऊपर जो 3 पॉइंट सही दिए गए हैं उनको हम देखेंगे। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। ठीक है, बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, यह भी हमारा सही है। फिर देखेंगे, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। और डी कह रहा है कि मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। तो तीनों पॉइंट हमारे संसद से संबंधित सही दिए गए हैं। जबकि सी कह रहा है कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, यह दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, अब इंडियन इकोनॉमी के प्रश्न हमारे शुरू होंगे। देखेंगे, कह रहा है दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक, ठीक है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों हमारा कि मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, फिर कारण कह रहा है कि इसकी बेरोजगारी दर देश में उच्चतम है। क्या है, इसकी बेरोजगारी दर देश में उच्चतम है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे, वह है हमारा ऑप्शन बी कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसका व्याख्या अभी हम देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, याद रखिए कि मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है और कारण कह रहा है कि इसकी बेरोजगारी दर देश में उच्चतम है। ठीक है, तो कारण और कथन दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे और इसकी व्याख्या दोस्तों हम देख लेंगे क्या दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते रहें। जितने भी प्रश्न हम लोग हल करते चल रहे हैं दोस्तों, सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें, क्योंकि दोस्तों पूर्व वर्षों के प्रश्न जो PYQ होते हैं दोस्तों, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हूबहू दोस्तों आगामी परीक्षाओं में रिपीट कर जाते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखते चले। चलिए व्याख्या देख लेंगे। कह रहा है दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत के राज्यों में मानव विकास की दृष्टि से केरल क्या है, सर्वोच्च स्थान पर है। ठीक है, कह रहा है वर्ष 2011-12 में केरल में बेरोजगारी की दर 6.1% थी। केरल सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वाला राज्य है। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। 76वें नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखें। कह रहा है स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है। ठीक है, कह रहा है स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है। तो याद रखें दोस्तों, कंपनी का ऋण पत्र। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कह रहा है स्वामित्व के आधार पर कंपनी का ऋण पत्र अन्य से भिन्न इसलिए है क्योंकि समय के अनुसार इसका स्वामित्व बदल जाता है, लेकिन जीवन बीमा पॉलिसी, बैंक की सावधि जमा, किसान विकास पत्र का स्वामित्व नहीं बदलता है। ठीक है, क्या है, स्वामित्व के आधार पर कंपनी का ऋण पत्र अन्य से भिन्न इसलिए है क्योंकि समय के अनुसार इसका स्वामित्व बदल जाता है, लेकिन जीवन बीमा पॉलिसी, बैंक की सावधि जमा, किसान विकास पत्र का स्वामित्व नहीं बदलता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है। तो याद रखें दोस्तों, कंपनी का ऋण पत्र। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे आने वाली परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 77 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, कह रहा दोस्तों भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है। क्या है, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है। तो याद रखें दोस्तों, उपकर। ठीक है, यानी कि सेस। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। क्या है दोस्तों कि भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है। तो याद रखें दोस्तों, उपकर। इस पॉइंट को याद रखिए। कह रहा है भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत प्रत्येक वर्ष विभिन्न करों, यानी कि दोस्तों आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क पर लगने वाला उपकर यानी कि सेस है। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि उपकर किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए कर के साथ कर आधार पर लगने वाला कर है। ठीक है, यानी कर के ऊपर लगने वाला कर है दोस्तों हमारा उपकर। ठीक है, उपकर जिस विशेष उद्देश्य से लगाया जाता है, इससे मिलने वाली राशि का उस विशेष उद्देश्य पर ही खर्च की जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि उपकर किसी
उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए कर के साथ कर आधार पर लगने वाला कर है। उपकर जिस विशेष उद्देश्य से लगाया जाता है, इससे मिलने वाली राशि उस उद्देश्य विशेष पर ही खर्च की जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। उपकर किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए कर के साथ कर आधार पर लगने वाला कर है। उपकर जिस विशेष उद्देश्य से लगाया जाता है, इससे मिलने वाली राशि उस उद्देश्य विशेष पर ही खर्च की जाती है, ठीक है। तो आंसर याद रखें कि भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है दोस्तों, तो याद रखें उपकर, ठीक है। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है, तो याद रखें सेस, यानी कि ऑप्शन ए उपकर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। यहां पे देखें क्या कह रहा है, ठीक है। 78 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है दोस्तों, कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? क्या है? कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? तो याद रखें दोस्तों, हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। कह रहा है कि कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है, तो ईसीजीसी भी दोस्तों, ठीक है। क्या है? एमएमटीसी भी दोस्तों और एसटीसी भी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हम देख लेंगे, ऊपर्युक्त सभी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। ईसीजीसी का फुल फॉर्म है दोस्तों एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? ईसीजीसी का फुल फॉर्म है दोस्तों एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? ईसीजीसी का फुल फॉर्म है दोस्तों एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया। और एमएमटीसी का फुल फॉर्म है दोस्तों मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड। क्या है? मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड। और एसटीसी का फुल फॉर्म है दोस्तों स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? तो याद रखें दोस्तों ईसीजीसी भी, यानी कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एमएमटीसी दोस्तों मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड। और एसटीसी स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका उद्देश्य है विदेशी व्यापार में संवर्धन करना, ठीक है। चलिए देखें दोस्तों क्या कह रहा है, साख पत्र दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों लेटर ऑफ क्रेडिट की बात कर रहा है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। साख पत्र दिया जाता है दोस्तों किसको? तो याद रखें एक आयातकर्ता द्वारा, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है कि साख पत्र दिया जाता है, तो याद रखें दोस्तों एक आयातकर्ता द्वारा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, साख पत्र दिया जाता है एक आयातकर्ता द्वारा, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिए। लेटर ऑफ क्रेडिट की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो साख पत्र दिया जाता है, इस पॉइंट को याद रखें दोस्तों एक आयातकर्ता द्वारा, ठीक है। साख पत्र दिया जाता है यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है, तो याद रखें दोस्तों एक आयातकर्ता द्वारा, ठीक है। साख पत्र L/C यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट की बात कर रहा है, तो दिया जाता है एक आयातकर्ता द्वारा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 80 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है, ठीक है। आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है, तो याद रखें दोस्तों क्या है? इंडेंट से, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखें कि आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है दोस्तों किससे? तो याद रखें दोस्तों इंडेंट यानी कि मांग या ऑर्डर करना, ठीक है। मांग या ऑर्डर करना दोस्तों, इससे हमारी क्या होती है? आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है इंडेंट से, ठीक है। आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है, तो याद रखें दोस्तों इंडेंट से, यानी कि दोस्तों यहाँ देखें इंडेंट मतलब मांग या ऑर्डर करना, ठीक है। इंडेंट मतलब क्या हो दोस्तों? इंडेंट का मतलब होता है दोस्तों मांग या ऑर्डर करना। तो मांग या ऑर्डर करने की प्रक्रिया से दोस्तों हमारी आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंडेंट से। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा कि आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है, तो याद रखें ऑप्शन ए इंडेंट से, ठीक है दोस्तों। चलिए 81वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? तो याद रखें दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। फिर से देखें, निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? तो याद रखें दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। यहां देखें भारतीय रिजर्व बैंक माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है, परंतु इसके लिए आयातक द्वारा सर्वप्रथम भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय विभाग के समक्ष आवेदन करना अनिवार्य है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? तो याद रखें दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है, परंतु इसके लिए आयातक द्वारा सर्वप्रथम भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय विभाग के समक्ष क्या होता है? आवेदन करना अनिवार्य है, ठीक है। 82 नंबर प्रश्न देखें। कह रहा दोस्तों कि निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति मिली। क्या है दोस्तों? निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति मिली, तो याद रखिए 1993 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। कह रहा है सन 1993 में निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति मिली तथा जुलाई 1993 में पंजीकृत होने वाला कोठारी पायनियर पहला निजी क्षेत्र का साझा कोष था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है।
कह रहा है निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति मिली तो याद रखिए 1993, बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। और कह रहा है कि सन 1993 में निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति मिली तथा जुलाई 1993 में पंजीकृत होने वाला कोठारी पायनियर पहला निजी क्षेत्र का साझा कोष था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखें दोस्तों क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ देखें कह रहा दोस्तों कि संघ सरकार के 2011-12 के बजट में किसान के लिए बैंक ऋण के समयानुसार भुगतान का प्रभावी ब्याज दर है, ठीक है। 2011-12 की बात कर रहा है, पुराना डाटा है, हम नहीं देखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, पुराना डाटा है, ठीक है। उस टाइम के हिसाब से इसका आंसर दोस्तों दिया गया था वह है 4%, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन आगामी परीक्षाओं के हिसाब से यह प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डाटे अब पुराने हो चुके हैं, ठीक है। संघ सरकार के 2011-12 के बजट में किसान के लिए बैंक ऋण के समयानुसार भुगतान का प्रभावी ब्याज दर है तो याद रखिएगा 4%। लेकिन दोस्तों डाटा पुराना हो चुका है इसलिए यह प्रश्न हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे अब 84वें नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चले दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पूर्व वर्षों के प्रश्न हूबहू आगामी परीक्षाओं में रिपीट कर जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं, इसलिए दोस्तों हमारे PYQ पूर्व वर्षों के प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। हमारे चैनल की तरफ से दोस्तों अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ेंगे 84वें नंबर प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा 84वां नंबर प्रश्न, ठीक है। सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। चलिए दोस्तों मॉडरेट की बात कर रहा है दोस्तों, देखेंगे कह रहा दोस्तों यहाँ 84 नंबर प्रश्न की मॉडरेट संबंधित है तो याद रखिए दोस्तों मूल्य वर्धित कर वैट से, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। क्या है, ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों। कह रहा है कि मॉडरेट संबंधित है तो याद रखें मूल्य वर्धित कर वैट से, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि मॉडरेट संबंधित है तो याद रखिएगा दोस्तों मूल्यवर्धित कर वैट से, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। मॉडरेट संबंधित है तो मूल्यवर्धित कर वैट से, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखें क्या कह रहा है, मॉडरेट मूल्यवर्धित कर से संबंधित है। मूल्यवर्धित कर एक अप्रत्यक्ष कर है। सबसे पहले तो यह भी याद रखिएगा कि मूल्यवर्धित कर क्या है दोस्तों, एक हमारा अप्रत्यक्ष कर है जो उत्पादन से लेकर बिक्री के प्रत्येक चरण में होने वाले मूल्य संवर्धन पर चुकाया जाता है। क्या है, जो उत्पादन से लेकर बिक्री के प्रत्येक चरण में होने वाले मूल्यवर्धन पर चुकाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। केंद्र सरकार ने 1986 में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति के तहत चरणबद्ध तरीके से मूल्यवर्धित कर यानी कि दोस्तों वैल्यू एडेड टैक्स अपनाने का निश्चय किया। पहले चरण में सिर्फ लेखा परीक्षण कराने वाली कंपनियों पर ही वैट लागू किया गया और इसे मॉडरेट कहा गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 85 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे बड़ी क्या है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर होगा TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है तो याद रखें दोस्तों TCS इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। फिर से देखें, निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है तो याद रखिए TCS इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 86 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है तो याद रखें दोस्तों उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिए, विश्व में होने वाली 80% चीनी का उत्पादन गन्ने से किया जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, ठीक है। यह लगभग 21 लाख हेक्टेयर खेत में गन्ने की खेती होती है, इसलिए उत्तर प्रदेश भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है और प्रथम स्थान पर दोस्तों है ब्राजील। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है दोस्तों तो याद रखें वह है उत्तर प्रदेश। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। क्या है, विश्व में होने वाली 80% चीनी का उत्पादन गन्ने से किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ लगभग 21 लाख हेक्टेयर खेत में गन्ने की खेती होती है, इसलिए उत्तर प्रदेश भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है और प्रथम स्थान पर ब्राजील है, ठीक है। 87वें नंबर प्रश्न को देखें क्या कह रहा है यहाँ पर, ध्यानपूर्वक, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं तो याद रखें दोस्तों मूंग एवं उड़द, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर देखें, निम्नलिखित में से कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं तो याद रखें दोस्तों मूंग एवं उड़द, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? तो याद रखें दोस्तों, मूंग एवं उड़द इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। एक बार और देखें, निम्नलिखित में से कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? तो याद रखें दोस्तों, मूंग एवं उड़द। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, जनसंख्या एवं नगरीकरण के प्रश्नों को हम देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ ध्यानपूर्वक ऊपर देखें क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा 88वां नंबर प्रश्न, वह है जनसंख्या एवं नगरीकरण के टॉपिक का। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो याद रखें दोस्तों, कुवैत इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो याद रखें दोस्तों, कुवैत हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कुवैत दोस्तों फारस की खाड़ी के समीप स्थित पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक क्या है? नगरीकृत देश है। कुवैत की राजभाषा दोस्तों अरबी तथा यहाँ की मुद्रा को कुवैती दिनार कहा जाता है। सऊदी अरब, इजराइल तथा कतर भी पश्चिमी एशिया के क्या हैं दोस्तों? राष्ट्र हैं। याद रखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो याद रखिए ऑप्शन बी कुवैत। ठीक है, चलिए 89 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों क्या है। कह रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कथन भारतीय जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार सत्य है? सही उत्तर के चयन के लिए नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। क्या है? लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखें, तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, फिर कह रहा दोस्तों हमारा क्या कि चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। फिर तीसरा देखें कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो यह हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि दादरा एवं नगर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक 10 की वृद्धि पाई गई है। तो यह भी हमारा सही है। ठीक है, जो गलत है वह है हमारा दूसरा पॉइंट, यानी कि चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यह पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, पहला कह रहा है कि लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। तो यह बिल्कुल हमारा सही है कि लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। फिर कह रहा है दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। क्या है? हमारा अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। बिल्कुल सही है। दादरा एवं नगर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक 10 की वृद्धि पाई गई है। तो यह भी हमारा बिल्कुल सही है कि दादर एवं नगर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक 10 की वृद्धि पाई गई है। ठीक है, पहले देखें लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, और चौथा कह रहा है कि दादरा एवं नगर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक 10 की वृद्धि पाई गई है। तो यह पॉइंट हमारा सही है, 1, 3 एवं 4। ठीक है, लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, याद रखें अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, और चौथा कह रहा है कि दादरा एवं नगर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक 10 की वृद्धि पाई गई है। ठीक है, तो 1, 3, 4 हमारे बिल्कुल सही हैं। फिर से देखें, लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, दादरा एवं नगर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक 10 की वृद्धि पाई गई है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि 1, 3 एवं 4। चलिए डिटेल देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि अनंतिम आंकड़ों के अनुसार विकल्प डी सही है। नोट कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार लक्षद्वीप यानी कि 64,473 की जनसंख्या के साथ सबसे कम आबादी वाला क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है कि लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार लक्षद्वीप यानी कि 64,473 की जनसंख्या के साथ सबसे कम आबादी वाला यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर कह रहा है दोस्तों कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पहले स्थान पर दिल्ली है। फिर दोस्तों हमारा हो जाएगा दूसरे स्थान पर चंडीगढ़। क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पहले स्थान पर दिल्ली है, फिर दूसरे स्थान पर दोस्तों हो जाएगा कौन? वह है दोस्तों हमारा चंडीगढ़। याद रखिएगा 11,320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, और दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ है 9258 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? दिल्ली। ठीक है, फिर कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी कि दोस्तों 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी कि 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है, और कह रहा है कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर क्या है? सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर दादरा एवं नगर हवेली में 55.88% पाई गई है, जबकि सबसे कम नागालैंड -0.58% में पाई गई है। क्या है? सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर दादर एवं नागरा हवेली में 55.88%, जबकि सबसे कम नागालैंड -0.58% में पाई गई है। अगला देखें क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, देखेंगे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिए।
सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन, तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा कौन, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश, फिर हो जाएगा उड़ीसा, फिर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। ठीक है, तो सही आंसर हम मार्क करेंगे वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों कौन, तो सबसे पहले हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश, फिर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा और फिर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, फिर हो जाएगा उड़ीसा, फिर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, फिर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश, फिर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा और फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश, फिर हो जाएगा हमारा कौन, फिर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा और फिर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ सही सीरीज होगी दोस्तों हमारी 2, 1, 4 और 3। इस पॉइंट को याद रखिएगा। डिटेल एक बार देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों। ठीक है, चलिए देखें, चलिए दोस्तों देखें यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, कह रहा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2009 की बात कर रहा है। दिए गए राज्यों में वनों के क्षेत्रफल क्रमशः अरुणाचल प्रदेश में कितना, 67,353 वर्ग किलोमीटर, छत्तीसगढ़ में 53,870 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा में 48,855 वर्ग किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 45,102 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और कह रहा है दोस्तों कि ISFR 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य हैं। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ और फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा उड़ीसा। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर दोस्तों छत्तीसगढ़, फिर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा याद रखिएगा। ठीक है, 91वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है ध्यानपूर्वक यहां देखें। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है दोस्तों हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखें, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। कह रहा है कि भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है, तो याद रखें अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट यहाँ 2009 कह रहा है, हम देखेंगे नीचे नोट, ISFR 2019 के अनुसार भारत का सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में वाला राज्य दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है। याद रखिएगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। और अरुणाचल प्रदेश में कुछ दर्रों को याद रखिएगा दोस्तों आप लोग कि अरुणाचल प्रदेश में हमारे कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं। बोमडिला दर्रा याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, क्या है, बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, यांगयाप दर्रा, ये सभी दर्रे दोस्तों हमारे अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं। इन पॉइंट को भी याद रखिएगा। बोमडिला दर्रा, ठीक है, दीफू दर्रा, यांगयाप दर्रा, ये सभी दर्रे दोस्तों हमारे कहाँ हैं, अरुणाचल प्रदेश में। और तूजू दर्रा स्थित है दोस्तों मणिपुर और म्यांमार की सीमा पर। यह भी याद रखिएगा कि तूजू दर्रा स्थित है दोस्तों क्या है, हमारा मणिपुर और म्यांमार की सीमा पर। कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और दोस्तों हमारा लिपुलेख माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। क्या है, लिपुलेख माना और नीति दर्रा दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। सिपकिला और बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नाथुला और जलेपला दर्रा सिक्किम में दोस्तों। इन पॉइंटों को आप लोग याद रखिएगा, कई बार दोस्तों परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, 92 नंबर प्रश्न को देखेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों हमारा 2001 से 2011 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। ठीक है, कह रहा दोस्तों हमारा कि 2001 से 2011 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है, तो याद रखिएगा दोस्तों बिहार ने। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से देखें, कह रहा दोस्तों 2001 से 2011 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है, तो याद रखिएगा दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर होगा बिहार। यहाँ देखें 2001 में साक्षरता दर थी दोस्तों 47% और 2011 में साक्षरता दर है 61.80% और वृद्धि हुई है दोस्तों 14.8% की। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि बिहार में साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। सबसे कम वृद्धि दोस्तों मिजोरम में हुई है, यह भी पॉइंट याद रखिए। ठीक है, और कह रहा है कि साक्षरता की दृष्टि से केरल प्रथम स्थान पर है और बिहार अंतिम स्थान पर। यह पॉइंट तीनों आप याद रखें कि बिहार में साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, सबसे कम वृद्धि दोस्तों मिजोरम में हुई है, साक्षरता की दृष्टि से केरल प्रथम स्थान पर है और बिहार अंतिम स्थान पर। चारों पॉइंट याद रखिएगा, आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से दोस्तों इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखें क्या कह रहा है हमारा 92 के बाद 93 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित नगरों में से किसमें मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है। क्या है, निम्नलिखित नगरों में से किसमें मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है, तो याद रखें दोस्तों दिल्ली इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित नगरों में से किसमें मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है, तो याद रखिए दिल्ली में। ठीक है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6.5 करोड़ लगभग दोस्तों क्या है 65,494
क्या है 65,04,94,604 मरीन बस्ती जनसंख्या है। क्या है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 6.5 करोड़ यानी कि दोस्तों 65,04,94,604 मलिन बस्ती जनसंख्या है। सर्वाधिक मलिन बस्ती जनसंख्या वाले राज्यों में दोस्तों महाराष्ट्र है 1.1 करोड़ लगभग। क्या है सर्वाधिक मलिन बस्ती जनसंख्या वाले राज्यों में महाराष्ट्र है 1.1 करोड़ लगभग। ठीक है, फिर है दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश 1 करोड़ लगभग। फिर है दोस्तों पश्चिम बंगाल 64 लाख लगभग। फिर है दोस्तों तमिलनाडु 57 लाख लगभग। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, सर्वाधिक मलिन बस्ती जनसंख्या वाले राज्यों में महाराष्ट्र है 1.1 करोड़ लगभग, आंध्र प्रदेश है 1.0 करोड़ लगभग, पश्चिम बंगाल है दोस्तों 64 लाख लगभग और तमिलनाडु है दोस्तों 57 लाख लगभग। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, और सही आंसर हम मार्क करेंगे कि निम्नलिखित नगरों में से किसमें मरीन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है, तो याद रखिए ऑप्शन सी दिल्ली हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यहां देखें क्या कह रहा है 94 नंबर प्रश्न, ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों। ठीक है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुनिए। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन, वह है दोस्तों इलाहाबाद। ठीक है, फिर दोस्तों हो जाएगा हमारा गाजियाबाद, फिर हो जाएगा दोस्तों आजमगढ़, फिर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ। तो सही सीरीज कौन होगी, सबसे पहले होगा दोस्तों हमारा 1, फिर हो जाएगा दोस्तों 3। ठीक है, सबसे पहले हमारा 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा 3 और फिर होगा दोस्तों कौन 2 और फिर 4। ठीक है, तो याद रखें सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए 1 3 2 4 इलाहाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। इलाहाबाद गाजियाबाद आजमगढ़ लखनऊ, इलाहाबाद गाजियाबाद आजमगढ़ लखनऊ, इलाहाबाद गाजियाबाद आजमगढ़ लखनऊ। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिलों का जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम है, तो याद रखें दोस्तों इलाहाबाद, फिर हो जाएगा गाजियाबाद, फिर हो जाएगा आजमगढ़, फिर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, इलाहाबाद गाजियाबाद आजमगढ़ लखनऊ इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 95 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में न्यूनतम यौन अनुपात पाया जाता है। क्या है दोस्तों 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में न्यूनतम यौन अनुपात पाया जाता है, तो याद रखें दोस्तों इसका सही आंसर होगा दमन एवं दीव में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है कह रहा दोस्तों 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में न्यूनतम यौन अनुपात पाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों क्या है दमन एवं दीव में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार दमन एवं दीव में दोस्तों जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, वह है दोस्तों 1000 पे 618। इस पॉइंट याद रखिएगा 1000 पुरुषों पर दोस्तों 618 महिलाएं हमारी पाई जाती हैं दमन एवं दीव में। ठीक है, दादरा एवं नगर हवेली की बात करें दोस्तों तो याद रखें 774। ठीक है, यानी कि दोस्तों 1000 पुरुषों पर 774 महिलाएं पाई जाती हैं। चंडीगढ़ की बात करें दोस्तों तो 1000 पुरुषों पे 818 महिलाएं पाई जाती हैं और हरियाणा की बात करें तो 1000 पुरुषों पे दोस्तों 879 महिलाएं पाई जाती हैं। इस पॉइंट को याद रखें। तो कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, और चाहे अंतिम आंकड़े की बात करें चाहे अनंतिम आंकड़े की बात करें, भारत में न्यूनतम यौन अनुपात पाया जाता है तो दमन एवं दीव में याद रखिएगा कितना दोस्तों, वह है हमारा कितना, तो 1000 पे दोस्तों याद रखिए 1000 पे कितना, तो वह है दोस्तों 618। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, 1000 पे कितना 618। इस पॉइंट को याद रखिए। हमारा सेक्स रेशियो है किसका, दमन एवं दीव का, जबकि दादर एवं नगर हवेली का सेक्स रेशियो है 1000 पे 774, चंडीगढ़ का है 1000 पे 818, हरियाणा पे है 1000 पे 879। ठीक है, यानी कि 1000 पुरुषों पे 618 महिलाएं दमन एवं दीव में, 1000 पुरुषों पे 774 महिलाएं हमारी दादरा एवं नगर हवेली में, और 1000 पुरुषों पे हमारा 818 महिलाएं चंडीगढ़ में, और 1000 पुरुषों पे 879 महिलाएं दोस्तों हमारी कहाँ, वह है दोस्तों हमारी हरियाणा में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखें। कह रहा है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो याद रखें दोस्तों महाराष्ट्र इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो याद रखें दोस्तों महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ देखें 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है क्रमशः, याद रखें दोस्तों उत्तर प्रदेश 19,98,12,341, महाराष्ट्र है दोस्तों 11,23,74,333, बिहार है दोस्तों 10,40,99,452, पश्चिम बंगाल है 9,12,76,115। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं क्रमशः
उत्तर प्रदेश है दोस्तों 19,98,12,341। महाराष्ट्र है दोस्तों 11,23,74,333। क्या है? महाराष्ट्र है 11,23,74,333। बिहार है दोस्तों 10,40,99,452। पश्चिम बंगाल है 9,12,76,115। ठीक है, फिर देखें उत्तर प्रदेश है 19,98,12,341। महाराष्ट्र है 11,23,74,333। बिहार है दोस्तों 10,40,99,452। पश्चिम बंगाल है 9,12,76,115। तो प्रश्न कह रहा था कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों की बात करें चाहे अंतिम आंकड़ों की बात करें, भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए देखेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। चलिए दोस्तों 97 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। कह रहा है हमारा कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर क्या है दोस्तों उच्चतम है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है दोस्तों श्रावस्ती। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है। तो याद रखिए दोस्तों गौतम बुद्ध नगर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या है? 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला क्या है दोस्तों श्रावस्ती। ठीक है, तो सही आंसर हम मार्क करेंगे वह है दोस्तों कौन, यहाँ पे देखें दोस्तों अंतिम आंकड़ों की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हम मार्क करेंगे वह है दोस्तों गाजियाबाद। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है? यहाँ देखें कह रहा है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो यहाँ हम गौतम बुद्ध नगर आंसर मार्क करेंगे क्योंकि व्याख्या में दोस्तों क्या है, व्याख्या में हमारा गौतम बुद्ध नगर दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखें कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है दोस्तों श्रावस्ती। ठीक है, एक बार आप लोग डाटा कंफर्म कर लीजिएगा दोस्तों, लेकिन यहाँ अंतिम आंकड़ों की बात कर रहा है। ठीक है, और व्याख्या में गौतम बुद्ध नगर ही दिया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे आंसर मार्क करेंगे दोस्तों गौतम बुद्ध नगर। यहाँ अंतिम आंकड़ों की बात कर रहा है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 98 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश विशेष की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखें कह रहा दोस्तों जनपद और उनके मुख्यालय को हम सुमेल करेंगे। ठीक है, तो जालौन को सुमेल करेंगे दोस्तों किससे, वह है दोस्तों हम औरई से। ठीक है, याद रखें। फिर है दोस्तों कानपुर देहात को हम सुमेल करेंगे किससे, तो कानपुर देहात को सुमेल करेंगे अकबरपुर से। ठीक है दोस्तों, संत रविदास नगर को सुमेल करेंगे दोस्तों, वह है हम किससे, तो संत रविदास नगर को हम सुमेल करेंगे किससे। यहाँ देखें दोस्तों इसका आंसर स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, गलत दिया गया है दोस्तों यह प्रश्न ही। चलिए इसका डिटेल हम देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखेंगे। कह रहा दोस्तों यहाँ पे संत रविदास नगर, तो संत रविदास नगर का दोस्तों जो मुख्यालय है वह है दोस्तों हमारा ज्ञानपुर। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। संत रविदास नगर का जो मुख्यालय है वह है दोस्तों हमारा ज्ञानपुर। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। और फिर दोस्तों कुशीनगर कह रहा है, तो कुशीनगर को हम सुमेल करेंगे पडरौना। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नौगढ़ या दोस्तों गलत दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों सिद्धार्थनगर जो जिले का मुख्यालय है वह है दोस्तों हमारा नौगढ़। ठीक है, सिद्धार्थनगर जो जिले का मुख्यालय है वह है दोस्तों हमारा नौगढ़। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ देखें कह रहा दोस्तों कि जालौन, तो जालौन को सुमेल करेंगे दोस्तों किससे, औरई से। ठीक है, जालौन को किससे सुमेल करेंगे दोस्तों, औरई से। कानपुर देहात को अकबरपुर से। ठीक है, संत रविदास नगर का मुख्यालय गलत दिया गया है, इसको हम सुमेल करेंगे ज्ञानपुर से। कुशीनगर का पडरौना और नौगढ़ कह रहा तो नौगढ़ दोस्तों सिद्धार्थनगर का मुख्यालय है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ आंसर इसका इसीलिए दोस्तों स्टार मार्क किया गया। हम देख लेंगे जालौन को सुमेल करेंगे दोस्तों औरई से, याद रखिएगा। कानपुर देहात को सुमेल करेंगे दोस्तों अकबरपुर से। ठीक है, संत रविदास नगर का मुख्यालय है दोस्तों ज्ञानपुर और कुशीनगर का मुख्यालय है पडरौना, जबकि नौगढ़ गलत दिया गया है। तो याद रखें दोस्तों नौगढ़ मुख्यालय है दोस्तों सिद्धार्थनगर जिले का। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, जालौन हो जाएगा दोस्तों हमारा औरई, कानपुर देहात हो जाएगा अकबरपुर, संत रविदास नगर हो जाएगा ज्ञानपुर, कुशीनगर पडरौना और नौगढ़ हमारा गलत दिया गया है। तो नौगढ़ का मुख्यालय दोस्तों नौगढ़ हमारा सिद्धार्थनगर का मुख्यालय है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसका डिटेल देख लेते हैं। कह रहा है नौगढ़ यानी कि सिद्धार्थनगर जिले का मुख्यालय है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा दोस्तों संत रविदास नगर या भदोही जिले का मुख्यालय कौन है, ज्ञानपुर में है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, संत रविदास नगर या भदोही जिले का मुख्यालय दोस्तों ज्ञानपुर में है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है,
कह रहा है अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिए। कह रहा है दोस्तों कि जालौन हो जाएगा दोस्तों हमारा औरई से, याद रखिएगा। कानपुर देहात हो जाएगा अकबरपुर से, संत रविदास नगर या भदोही हो जाएगा ज्ञानपुर से, और कुशीनगर हो जाएगा दोस्तों पडरौना से। यह हमारा बिल्कुल सही सुमेल है। याद रखिएगा कि जालौन हो जाएगा दोस्तों औरई से, कानपुर देहात हो जाएगा अकबरपुर से, संत रविदास नगर हो जाएगा ज्ञानपुर से, और कुशीनगर हो जाएगा पडरौना से। ठीक है, जालौन हो जाएगा औरई से, कानपुर देहात अकबरपुर से, संत रविदास नगर ज्ञानपुर से, और कुशीनगर हो जाएगा दोस्तों पडरौना से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन हमारे सही नहीं दिए गए हैं। अगला देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। ठीक है, यहां नगर दिया गया है और हवाई अड्डा। ठीक है दोस्तों, तो लखनऊ को हम सुमेल करेंगे किससे? लखनऊ को सुमेल करेंगे दोस्तों, याद रखिए, अमौसी से। ठीक है, वाराणसी को दोस्तों हम किससे सुमेल करेंगे? तो वाराणसी को सुमेल करेंगे दोस्तों बाबतपुर से। ठीक है दोस्तों, कानपुर को हम सुमेल करेंगे किससे? चकेरी से दोस्तों, और आगरा को सुमेल करेंगे दोस्तों खेरिया से। ठीक है, सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा, देखें यहाँ सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। लखनऊ को हम सुमेल करेंगे अमौसी से, वाराणसी को बाबतपुर से, कानपुर को चकेरी से, आगरा को खेरिया से। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, फिर से देखिए क्या है, कह रहा है दोस्तों हम सुमेल करेंगे लखनऊ को किससे? तो लखनऊ को सुमेल करेंगे दोस्तों, याद रखिए, लखनऊ को सुमेल करेंगे दोस्तों अमौसी से, वाराणसी को सुमेल करेंगे दोस्तों बाबतपुर से, कानपुर को चकेरी से, आगरा को खेरिया से। ठीक है, फिर देखिए लखनऊ को सुमेल करेंगे दोस्तों अमौसी से, वाराणसी को बाबतपुर से, कानपुर को चकेरी से, आगरा को दोस्तों खेरिया से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, लखनऊ को सुमेल करेंगे दोस्तों अमौसी से, वाराणसी को सुमेल करेंगे दोस्तों बाबतपुर से, कानपुर को सुमेल करेंगे दोस्तों चकेरी से, और आगरा को खेरिया से। लखनऊ को दोस्तों अमौसी से, वाराणसी को बाबतपुर से, कानपुर को दोस्तों चकेरी से, आगरा को खेरिया से। लखनऊ को अमौसी से, वाराणसी को बाबतपुर से, कानपुर को चकेरी से, आगरा को खेरिया से। लखनऊ को अमौसी से, वाराणसी को बाबतपुर से, कानपुर को चकेरी से, आगरा को खेरिया से। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, यहां देखें आगे क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, आगे के प्रश्न देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ देखें, कह रहा है यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है। क्या है, यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है कि यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, तो यह भी हमारा सही है। कह रहा है कि इसकी दशकीय वृद्धि दर क्या है दोस्तों? 18.4 है। क्या है, इसकी दशकीय वृद्धि दर दोस्तों कह रहा है कि 18.4% है, तो यह हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है इसका लिंग अनुपात 908 है, तो यह भी हमारा सही है। ठीक है, फिर देखिए कि यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, बिल्कुल सही है। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, यह भी सही है। इसका लिंग अनुपात 908, यह भी सही है। कह रहा है कि इसका दशकीय वृद्धि दर यानी कि डिकेडल ग्रोथ की बात कर रहा है, 18.4% है, तो यह हमारा गलत है। कह रहा है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर दोस्तों 18.4 के स्थान पर कितनी है? 20.9%। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो दशकीय वृद्धि दर है वह है दोस्तों हमारी 20.23%। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 908 था, तथा अंतिम आंकड़ों में दोस्तों 912 हो गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखें, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? कह रहा है कि यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर कह रहा है कि यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, तो यह भी सही है। फिर कह रहा है कि इसका लिंग अनुपात 908 है, तो यह भी सही है। कह रहा है कि इसकी दशकीय वृद्धि दर 18.4% है। याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर दोस्तों 18.4 के स्थान पर 20.9 है। अंतिम आंकड़ों की बात कर रहा है। और अंतिम आंकड़ों की बात करें तो इसका दशकीय वृद्धि दर यानी कि डिकेडल ग्रोथ है दोस्तों 20.23%। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दशकीय वृद्धि दर कितनी है उत्तर प्रदेश की? 20.23%। कह रहा है अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात 908 है, तथा अंतिम आंकड़ों में कितना 912 हो गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, हमारा देखेंगे। कह रहा दोस्तों फर्रुखाबाद जाना जाता है, तो याद रखिए दोस्तों क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा हाथ की छपाई के लिए। ठीक है, याद रखिए क्या है कि फर्रुखाबाद जाना जाता है, तो याद रखें दोस्तों हाथ की छपाई के लिए। कह रहा है कि फर्रुखाबाद हाथ की छपाई के लिए जाना जाता, जिसे स्थानीय भाषा में क्या जरोदजी भी कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा हाथ से कालीन की बुनाई का कार्य भदोही में होता है। इत्र निर्माण के लिए दोस्तों कन्नौज तथा कांच की चूड़ियों एवं कांच की अन्य वस्तुओं के लिए दोस्तों फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से देखेंगे, कह रहा दोस्तों कि फर्रुखाबाद हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में दोस्तों जरोदजी भी कहा जाता। दक्षिण एशिया का सबसे ज़्यादा हाथ से कालीन की बुनाई का कार्य भदोही में होता है।
इत्र निर्माण के लिए दोस्तों कन्नौज तथा कांच की चूड़ियों एवं कांच की अन्य वस्तुओं के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि फर्रुखाबाद हाथ की छपाई के लिए दोस्तों, ठीक है, जिसे स्थानीय भाषा में जरोजी भी कहा जाता। दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा हाथ से कालीन की बुनाई का कार्य भदोही में, इत्र निर्माण के लिए कन्नौज तथा कांच की चूड़ियों एवं कांच की अन्य वस्तुओं के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि मेरठ में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, यहां देखें कह रहा है झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। इस पॉइंट को भी याद रखिए। ठीक है, कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में अवस्थित है। फैजाबाद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय तथा कानपुर में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है, फिर कह रहा है झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, याद रखिए दोस्तों, मेरठ में। ठीक है, अगला देखें, कह रहा है दोस्तों कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, तो याद रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे, ब्रजभूमि में। कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, तो याद रखें दोस्तों ब्रजभूमि से। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, तो याद रखें दोस्तों ब्रजभूमि से। ठीक है, चरकुला दोस्तों ब्रजभूमि से संबंधित है। यह ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जहां एक महिला नर्तकी नृत्य करने के दौरान अपने सिर पर प्रज्वलित दीपों का एक स्तंभ दीपिका रखकर संतुलन बनाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, बुंदेलखंड में दोस्तों कौन सा नृत्य राई व सौरा और दोस्तों जोगनी अवध क्षेत्र का लोक नृत्य है, जो रामनवमी की पूर्व संध्या पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक रखते हैं। इसका बाकी बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम लोग एक और वीडियो लाएंगे दोस्तों, और यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2011 के प्रश्न पत्र को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक दोस्तों इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के भी शेयर करें, और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।